सर, बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा, आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए, केस आ ही गया। मतलब कोई केस है या नहीं, ये उधर जाकर ही पता चलेगा। पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है? सर, लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना, दिन की शुरुआत ही खून से हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा, जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं। मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं।
हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं। जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला। सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर, मारिए मत साहब। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ। कहिए, क्या बात है? आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस, बहुत हो गया। अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है। उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने इस सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है। अंजलि, अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है। इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ।
खून के निशान तो हैं, पर लाश यहाँ से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या सर? वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि। राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर, इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खूनी का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है, जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई।
एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से एक घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं, तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ, क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना। अगर सोचो, अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की, सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे।
और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों ने, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी, यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर, यहाँ कुछ है। खुदाई करो।
कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर, कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर, नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर, अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके, अब और नहीं। चलो उठ। सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NS10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है।
और मैं घर पर क्या बोल कर आऊंगी? साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत, चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो, अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर, श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, कल की और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी, आपको पता है ना अब क्या करना है? जी, अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। ठीक है? जी सर,
जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी, आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ, चलिए इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाए। चलिए आज मैं आपको खिलाता हूं ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार, लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है, और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ, और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौर कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है।
तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है, वो एक हैकर था और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है, इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना।
हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ मतलब? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगे। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का करा रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं, आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा
तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो।